वेलकम टू द न्यू मास फिजिक्स। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जिसमें वन शॉट में हम सारा चैप्टर कवर करेंगे। जैसे कि आपको पता ही है, एम सीरीज चल रही है न्यू मास फिजिक्स चैनल पे, और उसमें हर चैप्टर की एक वीडियो में पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया जा रहा है। टर्म 1 के एग्जाम आ रहे हैं बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर है, तो इसलिए हमने सोचा कि एक चैप्टर की एक वीडियो बनाई जाए, जिससे बच्चे देख करके उससे कॉन्सेप्ट को ग्रैब कर सके। और उसके दूसरी वीडियो में हम उसी चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहे हैं। 100 न्यूमेरिकल सॉल्व कराए जाते हैं एक एक चैप्टर के, जिससे कि क्लैरिटी बन जाए कॉन्सेप्ट को। और एग्जाम पेपर में जब तुम बैठोगे तो वहां पे, जब एग्जाम हॉल में तुम बैठोगे तो वहां पे प्रेशर ना रहे तुम्हारे दिमाग पर, तुम्हें पता चल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन हमने किया है और इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। मतलब सॉल्विंग ट्रिक बताई जाती है, सॉल्विंग टेक्निक्स बताई जाती है, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, सारी चीजें चैनल पर बताई जा रही है। तो जल्दी से जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऊपर बेल आइकन को दबा लीजिएगा। यही चीजें कहना चाहता हूँ। बस अब चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 का नाम है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना। चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है? करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो भैया अगर हम बात करें करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 3 है, इसमें तो कोई शक वाली बात है ही नहीं। तो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहली बात तुम लोगों के मन में आ रही होगी, करंट क्या चीज है और करंट से क्या बनता है? इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो बच्चों देखो, करंट क्या चीज है? करंट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब जब चार्ज टाइम के साथ जो फ्लो होता है उसे करंट बोलते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट। अब करंट दो टाइप के होते हैं, एक तो इंस्टेंटेनियस करंट और एक एवरेज करंट। ये सारी चीजें निकालना देखते हैं ना। तो बात करते हैं करंट से। करंट क्या चीज है? देखो चैप्टर तो पता चली गया करंट के। तो करंट क्या चीज है? तो करंट क्या चीज है भैया? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। सही बात है, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। जैसे कि मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में यहाँ चार्ज फ्लो हो रहा है, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन लिया, इसमें चार्ज फ्लो हो रहा है। और कितना टाइम लेता है? टी टाइम लेता है। टी इक्वल टू 0 से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लिया? टी इक्वल टू टी टाइम लिया। तो ये जो चीज इस क्रॉस सेक्शन को पार करके यहाँ पहुंची, वही क्या चीज है? करंट है। तो करंट को डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय, अगर हम यहाँ डिनोट की बात करें तो डिनोटेड बाय क्या होता है? आई। और क्वांटिटी कैसी है? ये जो क्वांटिटी है एक कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। टेंसर बोल सकते हैं इसे, क्योंकि डायरेक्शन होती है तो भी स्केलर है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती है ना। लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटीज के लॉ ऑफ एडिशन के लिए अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ठीक है, दोनों अगर किसी एंगल पे तो √a² + b² + 2ab cos थीटा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बोलते हैं, लेकिन उसे फॉलो नहीं करते, इसलिए इसे टेंसर कहते हैं। और यूनिट क्या होती है इसकी यूनिट हो सकती है भैया कूलम्ब पर सेकंड, और क्या कह सकते हैं? एम्पियर। ऐसा यूनिट एम्पियर, क्योंकि एम्पियर नाम के साइंटिस्ट ने इनकी खोज करी थी। एम्पियर साहब थे ना। तो अगर हम फॉर्मूला लिखे तो करंट जो हो जाएगी I = फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम। तो कुल मिला के क्या बन जाएगा? ये Q/T। ये हमारे पास फॉर्मूला आया करंट का। ठीक है, अब करंट होती है दो टाइप की, इंस्टेंटेनियस करंट और एवरेज करंट। तो बात करें अगर हम टाइप ऑफ करंट की, किसकी? टाइप ऑफ करंट। तो भैया दो टाइप की करंट होती है हमारे पास, टाइप ऑफ करंट, है ना, टाइप्स ऑफ करंट। तो दो टाइप की करंट होती है। नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो नंबर फर्स्ट अगर हम यहीं लिखे तो कौन सी होगी? इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट क्या है भैया? देखो यहाँ इंस्टेंटेनियस करंट को क्या कहेंगे? करंट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। बहुत शॉर्ट टाइम के लिए जो करंट होती है वो इंस्टेंटेनियस करंट होती है। जैसे मान लो किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है और हमें बहुत शॉर्ट टाइम के लिए किसी बीच में एक पॉइंट पकड़ के वायर का वहाँ करंट पता लगानी है, तो उसे बोलेंगे इंस्टेंटेनियस करंट। जैसे मार्कर में करंट फ्लो हो रही है, हमें पता भाई यहाँ कितने करंट होगी इस क्रॉस सेक्शन पे बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, तो इंस्टेंटेनियस करंट होगी। तो हम कैसे लिखते हैं इंस्टेंटेनियस करंट को? I इंस्टेंटेनियस किसके लिए होती है? फॉर शॉर्ट टाइम, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। और अगर शॉर्ट टाइम के लिए है तो हम क्या लिख सकते हैं? लिमिट t टेंड्स टू 0 हो जाएगा शॉर्ट टाइम है तो क्या लिख देंगे उसे? ∆Q/∆T। और अगर हमें लिमिट हटानी है तो क्या लिखा जा सकता है? I इंस्टेंटेनियस = dQ/dt। मतलब यहाँ से इंस्टेंटेनियस करंट आसानी से कैलकुलेट की जा सकती है। क्या करना पड़ेगा? चार्ज का डिफरेंशिएशन। और अगर हमें यहाँ से चार्ज निकालना हो तो dq = मिल जाएगा यहाँ से इंटीग्रेशन I.dt। मतलब इंटीग्रेशन तो नहीं, इसके बाद q = क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन I.dt, है ना।
तो यहाँ से की इंटरेस्टिंग चीज़ पता लगी हमें कि अगर हमें चार्ज निकालना है तो आई और dt के बीच का ग्राफ का एरिया जो होगा वो निकाल लो। वो एरिया जो देगा वो क्या देगा, फ्लो ऑफ चार्ज देगा किसी भी करंट में। ठीक है, दिख रहा नहीं है, देख लो पहले दिख रहा है या नहीं, दिख रहा है ना तू, दिख रहा है ना तू। ठीक है, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ मैं इसे, चलो थोड़ा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ से अगर हम इसको dt को वहाँ लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, dq इज इक्वल टू आई इंटू dt, या q इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन i डॉट dt। इससे क्या बात पता चली है, इससे बात पता चलती है कि i और dt के बीच का जो एरिया होगा वो क्या देगा, चार्ज। मतलब अगर कोई तुम्हें ऐसा ग्राफ देख जाए जो i और dt के बीच बनना है तो वो क्या देगा, चार्ज देगा। जैसे कि क्या लिखा, अगर हम यहाँ देखें, ये ऐसे ये ग्राफ बना है, मान लो इस तरह का, ये टाइम है t और ये क्या है, क्या चीज़ है, करंट है I, और ग्राफ इस तरह से दे रखा है कुछ, ये है ना। तो इसका जो एरिया होगा लिखेंगे एरिया ऑफ ग्राफ IT, एरिया ऑफ ग्राफ IT गिव्स, क्या देता है, गिव्स चार्ज, है ना, चार्ज देगा। तो ये नोट वाला पॉइंट है, नोट कर लो इसे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। बात करते हैं दूसरे करंट की। दूसरे टाइप की करंट होती है एवरेज करंट। कौन सी करंट होती है भैया, एवरेज करंट। तो एवरेज करंट की अगर हम बात करें यहाँ, तो एवरेज करंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एवरेज करंट होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, टोटल फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टोटल टाइम, है ना, टोटल चार्ज कितना फ्लो होगा। तो आई एवरेज की अगर हम बात करें तो कैसे लिख सकते हैं, टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू वायर अपॉन टोटल टाइम। सिंपल, जैसे जैसे एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज स्पीड होती है, एवरेज एक्सेलरेशन होता था, ये सारी चीज़ें पढ़ी होगी आप लोगों ने। तो यही चीज़ें आई एवरेज को लिख सकते हैं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, जहाँ डेल्टा क्यू क्या है, चेंज इन चार्ज, और एक क्या चीज़ है, चेंज इन टाइम। तो यहाँ से हम एवरेज करंट और एवरेज और इंस्टेंटेनियस करंट निकाला जा सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो यहाँ हमने करंट की सारी रामकथा पढ़ी, और उस कथा में हमने देखा कि जो करंट है वो फ्लो ऑफ चार्ज, चार्जेस के फ्लो होने के कारण बनती है करंट। अब यहाँ दो टाइप के चार्ज होते हैं हमारे पास, यहाँ लिखे नोट में, अगर हम नोट में कुछ लिखे तो नोट में लिखने का तरीका ये है, मान लो एनओटी नोट लिखना है मुझे यहाँ कुछ जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, वो ये है कि मान लो हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन है, उस क्रॉस सेक्शन में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप जानते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ किसी भी वायर में एक वायर है और यहाँ पे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस तरह से क्या दे रखे हैं हमें, इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी बहुत हाई है इनकी, है ना। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भैया, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का कोई गढ़ है, जैसे लूडो देखे ना सबने, लूडो का गढ़ देखा है सबने, है ना, लूडो का डाइस जो होता है, अगर एक इतना बड़ा लूडो का डाइस के बराबर कोई मेटल का डाइस बना लिया जाए, जैसे कॉपर हुआ, आयरन हुआ, तो उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे ना, पता वो कितने होंगे, 10⁻29, इमेंस, है ना। तो अगर हम यहाँ बात करें तो नोट नंबर फर्स्ट के अगर हम है ना, नोट नंबर फर्स्ट में अगर हम देखें, नोट नंबर फर्स्ट क्या है, द फ्लो ऑफ द करंट फ्लोज अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ, ये ऐसे फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, है ना, ये इलेक्ट्रॉन, तो करंट यहाँ बनेगी, करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो क्या लिखेंगे, करंट फ्लोज अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन या निगेटिव चार्ज एंड अलोंग विद पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के तो साथ चलेगी, लेकिन नेगेटिव चार्ज के अपोज करती है। अब ये टेंसर क्वांटिटी है, टेंसर मतलब ना तो स्केलर ना वेक्टर, मतलब स्केलर कह सकते हैं। क्यों, इसमें डायरेक्शन है तो भी स्केलर है, क्यों, क्योंकि ये लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती, यही बात है। ठीक है, अब जैसे मान लो दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, यहाँ मान लो यहाँ करंट जा रही है एक वायर में, और यहाँ पे दो वायर है इस तरह से, तो करंट आई है तो दोनों में करंट जाएगी, मतलब यहाँ जाएगी I1 और यहाँ जाएगी कितनी, I2। ये भी एक करंट का रूल है, तो टोटल करंट लिखी जा सकती है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। जबकि अगर ये वेक्टर होती तो I1 प्लस I2 लिख देते, इसे लिखते हैं अंडरवुड I1 प्लस I2, अंडरवुड I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2I1 I2 cos थीटा करके लिखते हैं, है ना। वही तो लॉ ऑफ एडिशन है, लेकिन ये फॉलो नहीं करते लॉ ऑफ एडिशन को। चलो खैर, ये बातें हो गई करंट के बारे में, इससे कोई रिलेटेड दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिए। अब करंट किसी कंडक्टर में क्या होती है, फ्लो होती है। जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो वो कंडक्टर क्या करता है, कंडक्टर करंट का अपोज करता है। कंडक्टर क्या करता है, कंडक्टर करंट का अपोज करता है, वो तो बात ठीक है। अब बात ये है, चलो बातें ये तो हो गई, बातें सारी ठीक है। अब ये करंट जो है, करंट फ्लो किसकी वजह से होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज तो लिख दिया, अब ये करंट फ्लो किसकी वजह से हो रही है। अभी तक जब मिथ पढ़ते आए हैं कि करंट इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से फ्लो होती है, ऐसा कुछ नहीं है।
करंट एक्चुअली किसकी वजह से फ्लो होती है, वो है फैक्टर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो करंट फ्लो होती है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से फ्लो होती है। मतलब किसी कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो रैंडम मोशन करते हैं। जब वो रैंडम मोशन करते हैं तो रैंडम मोशन की वजह से उनका जो टोटल चार्ज है वो जीरो होता है। जब टोटल चार्ज जीरो है तो टोटल करंट जीरो। मतलब अगर कोई मेटल का पीसेस के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे हैं तो करंट लगनी चाहिए ना। अगर इलेक्ट्रॉनों के मोशन की वजह से करंट फ्लो हो रही है तो इसमें तो मोशन हो ही रहा होगा। मान लो मेटल का पीस है कोई, मान लो मेटल की कोई भी चीज है यार, तो वो करंट झटका लगता ना हमें, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है रियल में। क्यों? क्योंकि जो रैंडम मोशन है इलेक्ट्रॉनों का, वो एक जो रैंडम मोशन है इलेक्ट्रॉनों का, उनकी वजह से जो टोटल चार्ज आएगा वो जीरो आता है। क्योंकि कुछ चार्ज आगे चल रहा है, कुछ चार्ज पीछे चल रहा है, कुछ चार्ज ऊपर आ रहा है, कुछ चार्ज नीचे जा रहा है, तो उनका होल नेट चार्ज होगा वो जीरो हो जाता है। उसकी वजह से कोई करंट फ्लो नहीं होती। लेकिन हाँ, उन रैंडम मोशन को अगर एक डायरेक्शन दे दी जाए, चाहे वो इस डायरेक्शन में चाहे वो इस डायरेक्शन में, तब जाके एक इफेक्ट क्रिएट होता है और उस इफेक्ट की वजह से करंट प्रोड्यूस होती है। तो वो डायरेक्शन कैसे दी जाती है? वो डायरेक्शन दी जाती है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। मतलब अगर हम कोई बैटरी किसी वायर के कंडक्टर के अक्रॉस लगा दे, इस कंडक्टर के अक्रॉस अगर हम बैटरी लगा दे तो करंट फ्लो होने लगेगी नहीं होने लगेगी? क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल बैटरी जैसी लगाई तो उन इलेक्ट्रॉनों को एक डायरेक्शन मिल गई, और डायरेक्शन क्या, जो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे थे वो अपने पास से फिसलने लगे, ड्रिफ्ट होने लगे। तो उस वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, जिस वेलोसिटी की वजह से करंट फ्लो होती है। और वो वेलोसिटी मिली कहां से? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। मतलब तुम उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के नहीं हटा सकते, वो इलेक्ट्रॉन तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही हटेगा वहां से। ठीक है ना? तो अगर हम बात करें थ्योरी ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ करंट, तो देखो करंट की बात अगर हम करें तो करंट जो फ्लो होती है मेनली वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से फ्लो होती है। हम बात करते हैं किसकी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है भैया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स inside a conductor under the influence of external electric field। देखो इस बात को समझते हैं पहले तो, है ना। पहले वाले को डिनोटेड बाय से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय, इसे डिनोट करते हैं हम v और नीचे लगाते थे d। क्वांटिटी कैसी है? चूंकि वेलोसिटी है तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होगी, इसमें तो कोई शक है ही नहीं भैया, है ना। और उसकी जो यूनिट होगी वो यूनिट होती है क्या? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब इस बात को समझते हैं। देखो जरा, जैसे मान लो हमारे पास ये कंडक्टिंग वायर है, ये कंडक्टर है बड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे हमने ये कंडक्टर लगाया, ये लगाया कंडक्टर, ये रहा भैया। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है, जो चार्ज कैरियर्स है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन कैसे कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो तुम्हें पता ही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? यहाँ मूव कर रहे हैं। देखो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं, ऐसे मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन। यहाँ अगर हम देखें बात ऐसे, तो अगर हम इस कंडक्टर को ठीक से बनाए थोड़ा सा, ये इस तरह से, है ना, तो अगर इस कंडक्टर एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया ले लें, यहाँ पे, यहाँ ये ले लिया हमने, मान लो इसका छोटा सा क्रॉस सेक्शन ले लिया, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ जो कई सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन तो पूरे में होंगे, हमने थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया। और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, इनका मोशन रैंडम है, कुछ ऊपर जा रहे हैं, कुछ नीचे जा रहे हैं, कुछ आगे जा रहे हैं, कुछ पीछे जा रहे हैं। तो इस वजह से तो क्यू नॉट है, जो क्यू नेट है यहाँ, क्यू नेट कितना है? 0, बिकॉज रैंडम मोशन की वजह से होगा ये। लेकिन जैसे ही हम, तो करंट भी 0 होगी, यहाँ क्या होगी? करंट भी 0 हो गई यहाँ भैया। अब जैसे ही हम इसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, हम इसे जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, मतलब हम इसे बैटरी से जोड़ देते हैं। देखो बैटरी ये रही, एक पॉजिटिव एक निगेटिव यहाँ गई, इसे कंडक्टर को यहाँ से हमने बैटरी कनेक्ट कर दी यहाँ, और यहाँ से बैटरी कनेक्ट कर दी यहाँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा? निगेटिव हिस्सा। अब ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन देखो खिंचकाएंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ खिंचकाएंगे? इस तरफ को डायरेक्शन में आने लगेंगे। ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आने लगेंगे नहीं आने लगेंगे इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में जैसे इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन का मोशन है, तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगी? इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगेगी, क्योंकि अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन फ्लो होती है। अब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में क्यों आए? क्योंकि निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे चार्ज रैंडम मोशन कर रहा था ना, इस तरह से, मान लो चार्ज है रैंडम मोशन कर रहा है ऐसे, तो जैसे इलेक्ट्रॉन ने जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो अपने पास से शिफ्ट हुआ, लेकिन रैंडम मोशन अभी भी करता रहेगा। मान लो रैंडम मोशन है इसका, बिना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के, ना। और जैसे बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ये धूम, अब ऐसे, है ना, मतलब अपने पास से शिफ्ट हुआ हल्का सा ये। अब रैंडम मोशन तभी भी कर रहा है। तो जो शिफ्टिंग है अपने पास से यहाँ तक, यहाँ जो शिफ्ट हुआ हल्का सा ड्रिफ्ट हुआ,
इसी वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से ही करंट बनती है, ना कि इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से, ना कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से करंट बनती है। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है ये लिखा है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती कितनी है, तो देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अगर मैं बात करूँ तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वी डी। अच्छा, यहाँ जो इसकी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो कितनी होगी, वो कितनी होती है, जो टोटल इनिशियल वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी निकाले तो वो भी कितनी बैठेगी यहाँ, जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा है, रैंडम। अब रैंडम मोशन है तो इलेक्ट्रॉन, तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हुई, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती कितनी है ना, जैसे इनकी वजह से करंट फ्लो हो रही है, तो कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। तो देखो भैया, अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें यहाँ, तो वो कितनी होगी, किसी भी कंडक्टर में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, देखो भाई, मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखो यहाँ अगर हम बात करें तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है अल्टीमेटली वो निकल के आती है कैसे, दोनों फोर्सेस को बैलेंस कर। देखो यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, और अपने पास से जो शिफ्ट हुआ वो कितना हुआ, F इक्वल टू एम में। हम जानते हैं F इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ, M इंटू ए, है ना, और F की वैल्यू क्या होती है, Q इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड M इंटू ए, और Q की क्या लिख सकते हैं, माइनस ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, M इंटू ए, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ई, कैपिटल ई अपॉन एम, और यहीं से ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हो जाएगी, डायरेक्ट लिख रहा है क्योंकि डेरिवेशन करनी नहीं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो आ जाएगी यहाँ से, वो आ जाएगी वी डी इज इक्वल टू माइनस ई, कैपिटल ई, टॉ अपॉन एम, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अब यहाँ टॉ क्या चीज़ है, वेयर, देखो यहाँ चीज़ें देखो, वेयर ई क्या चीज़ है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ई क्या चीज़ है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉ क्या चीज़ है, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम क्या चीज़ होता है इसे समझते हैं अभी जरा, और एम क्या चीज़ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास। अब देखो यहाँ चीज़ एक नई टर्म आई है, रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, देखो बस समझो इसे, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, द कोलिजन, द सक्सेसिव कोलिजन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन, द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, मतलब जब इलेक्ट्रॉन, देखो जब इलेक्ट्रॉन है, जब चल रहा है तो आपस में टकराएंगे भी, तो उनकी टक्कर होती है, रैंडम टक्कर। तो रैंडम टक्कर का मतलब इलेक्ट्रॉन एक से टकराया फिर दूसरे से टकराएगा, एक से टकराया, एक बार टक्कर हुई फिर दूसरे से टक्कर हुई, तो एक टक्कर के बाद दूसरी टक्कर होने के बीच का जो टाइम है जिसमें वो रेस्ट करता है, रिलैक्स करता है, उस टाइम को क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। जैसे कि मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, पहले इससे टकराया तो कितना रिलैक्सेशन टाइम हुआ, टॉ1, यहाँ टकराया तो कितना हुआ, टॉ2, है ना। तो अगर हम बात करें क्या, तो टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, सक्सेसिव कोलिजन, कोलिजन, ठीक है। तो टॉ इक्वल टू एवरेज हो जाएगा, अगर हमारे निकाले टोटल इलेक्ट्रॉन की, टॉ1 प्लस टॉ2 प्लस कहाँ तक, डॉट डॉट टॉ एन, और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे, एन, है ना। तो ऐसा रिलैक्सेशन टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला तो ये आया है, और हमने भी पढ़ा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से करंट फ्लो होती है, तो करंट कहाँ है भाई, इसमें फॉर्मूले में करंट भी तो आनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, एक रिलेशन होता है क्या, रिलेशन बिटवीन किस किस के बीच में, देखो रिलेशन बिटवीन किस किस में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो रिलेशन होता है वो होता है I इज इक्वल टू वी ना, पता होगा तुम्हें, VE/NA, ये फॉर्मूला होता है भैया करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, जहाँ VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E इलेक्ट्रॉन, N क्या चीज़ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। और एक क्या चीज़ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कितना एरिया, जिस एरिया से वो चार्जेस पास हो रहे हैं, जैसे ये एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया है। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में लिखनी हो, पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन, अगर पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है तब कैसे लिखेंगे, हम जानते हैं E इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है V/L, अगर कंडक्टर की लेंथ कितनी हो, L हो, है ना, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, V/L। समझ में, इतने अरे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस रिलेशन होता है, नहीं सेकंड चैप्टर में पढ़ाया तो था, ए की वैल्यू पुट कर दो यहाँ, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास VD इज इक्वल टू माइनस E V टॉ अपॉन M इंटू L, वेयर V क्या चीज़ है, पोटेंशियल डिफरेंस, V क्या चीज़ हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस, बस भैया ये बातें हैं।
तो यहाँ से हमने क्या देखा, इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की सारी कहानी देखी, जिन जिन फॉर्मूले की वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में आई, यहाँ कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऐसे कैलकुलेट की जाती है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से ही करंट फ्लो होती है किसी कंडक्टर में। ठीक है बात, कोई दिक्कत? अब देखो दो टर्म और आती है ना, एक तो करंट डेंसिटी, दो टर्म और आती है यहाँ छोटी छोटी, एक तो करंट डेंसिटी, एक मोबाइलिटी। मोबाइलिटी क्या होती है? देखो भैया मोबाइलिटी की अगर हम बात करें, मोबिलिटी क्या होगी? पहली बात, इसे डिनोट करते हैं म्यू से। किससे डिनोट करते हैं? म्यू से, है ना। तो मोबिलिटी क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी, है ना। जैसे कि मान लो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रही है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसी इलेक्ट्रॉन, जैसे ये है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचा इलेक्ट्रॉन, तो ड्रिफ्ट हुआ है। अभी किसके प्रेजेंस में हुआ? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। तो मोबिलिटी को डिफाइन कर देंगे, म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई, दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड मोबिलिटी। और मोबिलिटी की यूनिट क्या बन जाएगी? यहाँ से देखो, अगर हमें यूनिट निकालना चाहे तो वेलोसिटी क्या होती है? मीटर सेकंड इनवर्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? न्यूटन पर कूलाम, मतलब कूलाम इनवर्स। तो ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा? मीटर न्यूटन इनवर्स सेकंड इनवर्स कूलाम इनवर्स। तो ये यूनिट होती है किसकी? मोबिलिटी की। कोई दिक्कत यहाँ तक मोबिलिटी में? ठीक है। और दूसरी जो छोटी सी टर्म है उसका नाम है करंट डेंसिटी। क्या चीज़ है? करंट डेंसिटी। अब करंट डेंसिटी क्या चीज़ है? देखो भाई, करंट डेंसिटी होती है करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब एक क्रॉस सेक्शन एरिया में कितनी डेंसिटी के चार्जेस जा रहे हैं, वही चार्जेस करंट है। जैसे मान लो ये है, अब इसका एरिया है, इस एरिया में कितनी करंट पास हो रही है वो करंट डेंसिटी कहलाएगी। और कितनी करंट मतलब कितने चार्जेस, अरे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस कॉल्ड करंट। तो कितने करंट या कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं वही करंट डेंसिटी कहलाएगी। मान लो 2 है तो करंट डेंसिटी रो, मान लो 2000 जा रहे हैं तो करंट डेंसिटी हाई। तो करंट डेंसिटी को डिफाइन कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे? करंट डेंसिटी होती है करंट पर यूनिट, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। डिनोट करते हैं इसे जे से, डिनोटेड बाय जे। क्वांटिटी कैसे? करंट स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये कैसे क्वांटिटी होती है भैया? वेक्टर, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और उसकी जो यूनिट होगी वो यूनिट होती है इसकी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो अगर फॉर्मूला लिखे तो J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, ये फॉर्मूला बनेगा इसका भैया। कोई दिक्कत यहाँ तक? जैसे मान लो ये है हमारे पास, इस तरह का क्रॉस सेक्शन है, तो यहाँ पे ये वाला एरिया लिया जाएगा और करंट ऐसे पास हो रही होगी इसमें, है ना। तो ये जो करंट पास हो रही है, कई सारी करंट पास हो रही है, नहीं। अब करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो अलॉन्ग दी करंट होती है। द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं इसे, है ना। द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी ऑफ करंट डेंसिटी along the करंट के अलॉन्ग होगी, है ना। तो कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखो एक बात है यहाँ, अगर ये एरिया टेढ़ा हो जाए, किस एंगल थीटा पे झुका हुआ हो, तो तुम्हें पता है करंट के अलॉन्ग कौन सा एरिया है, मतलब करंट के परपेंडिकुलर होना चाहिए एरिया, वो लिया जाएगा। जो एरिया का कंपोनेंट करंट के परपेंडिकुलर होगा वो लिया जाएगा। जैसे मान लो यहाँ करंट ऐसे जा रही, ये है इसके क्रॉस सेक्शन एरिया, करंट ऐसे जा रही, तो ये एरिया परपेंडिकुलर हुआ। लेकिन मैं इसे टेढ़ा कर दूँ हल्का सा, मान लो इसे टिल्ट कर दूँ हल्का सा, अब यहाँ से करंट जाने लगे, ऐसे जा रही हो करंट, तो किस एंगल थीटा पे एरिया है, तो कौन सा कंपोनेंट ले, क्योंकि एरिया के दो कंपोनेंट टूट गए, कॉस थीटा एक साइन थीटा, तो कौन सा कंपोनेंट लिया जाएगा करंट का कंपोनेंट लिया जाएगा, एरिया का कंपोनेंट लिया जाएगा जो करंट के परपेंडिकुलर होगा। एरिया का वो कंपोनेंट लिया जाएगा जो करंट के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। जैसे कि मान लो यहाँ हम इस तरह की बात करें, इस तरह का एरिया है कोई, है ना, ये इस तरह का एक एरिया है, ये इस तरह का एक एरिया है भैया। यहाँ से अब इस तरह यहाँ करंट जा रही है ऐसे, है ना। अब इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, जस्ट इसके परपेंडिकुलर वेक्टर है। अब कौन सा एरिया लेना है हमें एरिया वो लेना है जो इस करंट के परपेंडिकुलर हो, जो इस करंट के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो परपेंडिकुलर कैसे हो जाएगा, इसका एक कंपोनेंट आएगा जिसका नाम है कॉस थीटा, तो करंट बन जाएगी J इज इक्वल टू आई अपॉन ए कॉस थीटा, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेना है, ये बात याद रखना तुम, ठीक है। तो परपेंडिकुलर, इसके कंपोनेंट टूट जाएंगे तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एरिया आएगा वही क्या कहलाएगा, करंट डेंसिटी का एरिया, ठीक। तो यहाँ तक करंट की बातें हमने की, पोटेंशियल डिफरेंस की बातें की, मोबिलिटी की बातें की और करंट डेंसिटी की बातें की। अब जो बात है वो ये है कि जब किसी वायर में करंट फ्लो होती है,
तो जितनी करंट हम वायर को देते हैं उतनी करंट नहीं मिल पाती। इसका मतलब वायर के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ है। तो रिसर्च के बाद ओम्स साहब ने ये बताया कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ओम्स ने अपने लॉ के अकॉर्डिंग ये बताया, लॉ की हेल्प से ये बताया कि जब किसी वायर में करंट फ्लो होती है तो वायर की एक प्रॉपर्टी होती है जो करंट को अपोज करती है, जो करंट के पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट करती है, रोकती है। मतलब वो चाहती है कि करंट उस वायर में ना फ्लो हो। तो उस प्रॉपर्टी का नाम दिया गया रेजिस्टेंस। मतलब हर एक वायर का अपना एक रेजिस्टेंस होता है जिसकी वजह से करंट के पाथ में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होती है। मतलब रेजिस्टेंस एक वो प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की जो करंट के पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट करती है, रोकती है। तो यही बात हम करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। देखो यहाँ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस 10th क्लास में सबने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ डिटेल में है थोड़ा रेजिस्टेंस। ठीक, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। सबसे पहली बात इसके बारे में लिखते हैं थोड़ा सा, जो क्वांटिटी इसकी डिनोटेड बाय, इसे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय, इसे डिनोट करते हैं हम आर से। इसकी जो यूनिट होगी वो यूनिट होती है ओम्स, है ना, और इसका सिंबल ये होता है ओम का। और क्वांटिटी कैसी है, चूँकि प्रॉपर्टी है तो सिंपल सी बात है, स्केलर क्वांटिटी होगी, स्केलर। और इसका जो सिंबल होता है किसका, रेजिस्टेंस का सिंबल। तो रेजिस्टेंस का सिंबल कुछ इस तरह होता है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस के बारे में क्या है, विच ऑब्स्ट्रक्ट द करंट। क्या कैसे डिफाइन करेंगे, विच ऑब्स्ट्रक्ट द करंट, जो करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करे, रोके, मतलब, है ना, वही क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब इसके बारे में बताया किसने था, ओम्स साहब ने बताया था। तो ओम्स लॉ की बात करते हैं यहाँ, किसकी बात करते हैं, ओम्स लॉ। देखो ओम्स लॉ इंपॉर्टेंट लॉ है, आ सकता है, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ ने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ऑन द सेम फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन, ऑन द सेम फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ये कहा था, मतलब किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस, मान लो एक कंडक्टर है, ये रहा, इस कंडक्टर के क्रॉस अगर हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करें, लगाए, मतलब ये लगाया, ये लगाया, मान लो इसका पोटेंशियल डेल्टा वी है, पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ से करंट फ्लो होगी आई, और ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, है ना। तो यहाँ से करंट फ्लो हुई, तो उन्होंने कहा था कि ऑन द सेम फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन द डेल्टा वी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, करंट के। मतलब जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा, और जैसे जैसे हम वोल्टेज घटाएंगे करंट घटेगा। ठीक है, अब डेल्टा वी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो कांस्टेंट आया आर इंटू आई, और इसी आर का नाम क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो आर की अगर हम वैल्यू निकालें तो वो हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन आई, वेयर डेल्टा वी क्या चीज़ है, पोटेंशियल डिफरेंस, और आई क्या चीज़ है, करंट। तो यहाँ से ओम साहब ने एक अपना रिलेशन डेवलप किया करंट में और पोटेंशियल डिफरेंस में। देखो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ इसका मैं ग्राफ बनाना हो अगर, तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखो अगर हम ग्राफ बनाए इसका, ओम्स लॉ का ग्राफ यहाँ बनाएं, तो ग्राफ बिटवीन वी एंड आई, तो वो कैसे बनता है, देखो यहाँ ये यहाँ क्या होगा, यहाँ होगी करंट और यहाँ होगा पोटेंशियल। तो ग्राफ कुछ देखो स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है, डेल्टा भी प्रोपोर्शनल टू है, तो कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाता है ये, और ये जो लाइन है किसे शो करती है, रेजिस्टेंस को। किसे शो करेगी, रेजिस्टेंस को। और अगर इसकी स्लोप देखें हम, ये स्लोप भी क्या होगी, रेजिस्टेंस, है ना, वी अपॉन आई स्लोप बन जाती है जो कि रेजिस्टेंस देता है। तो ये बातें हैं रेजिस्टेंस की। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब रेजिस्टेंस की यूनिट ओम्स होती है, कोई दिक्कत यहाँ तक। ठीक है, अब बात ये है इंटरेस्टिंग कि किसी वायर का रेजिस्टेंस तो है, अब रेजिस्टेंस है भी खतरनाक क्वांटिटी। मतलब ये करंट का अपोज कर रहा तो गलत बात है ना। अगर हमें किसी सर्किट में करंट फ्लो करानी है तो वहाँ रेजिस्टेंस कम से कम रखना पड़ेगा, वरना वो करंट का क्या करेगा, लॉस करेगा, करंट को खा जाएगा, और करंट को किस में कन्वर्ट करेगा, हीट में कन्वर्ट करेगा। तो हम करें क्या, हमें रेजिस्टेंस घटाना चाहिए। कहीं कहीं जगह तो हमें रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ता है, जैसे कि प्रेस, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक मशीन। तो उसमें क्या होता है, वायर ऐसे लगाए जाते हैं जिससे कि रेजिस्टेंस वहाँ मैक्सिमम हो और करंट वहीं के वहीं रुक जाए, वो किस में कन्वर्ट हो जाए, हीट में। और हीट में कन्वर्ट होगी तो गर्म हो जाएगी, जैसे कि प्रेस होती है, तो उससे हम कपड़ों पे प्रेस कर सकते हैं या हीटर में खाना बना सकते हैं। लेकिन अब कोई मान लो मोबाइल चार्जर बनाना है या कोई चीज़ बल्ब बनाना है, तो वहाँ जो रेजिस्टेंस हो वायर का वो मिनिमम होना चाहिए, जिससे कि करंट ईजिली सप्लाई की जा सके। तो अब मिनिमम रेजिस्टेंस रखने के लिए किया क्या जाए। अब चूंकि रेजिस्टेंस क्या है, ना तो ये पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता, ना ही करंट पे डिपेंड करता। अभी हमने देखा पोटेंशियल बढ़ाने से करंट ही तो बढ़ रही है, रेजिस्टेंस पे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा।
तो अब क्वेश्चन ये है कि रेजिस्टेंस डिपेंड किन किन चीज़ों पे करता है ना। तो अगर हम बात करें किसकी, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो देखो भैया रिसर्च में पता चला, एक डेरिवेशन भी है वो करते नहीं हम। तो रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। नंबर फर्स्ट, अगर हम किसी वायर की लेंथ बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। और सेकंड किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर हम लेंथ इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, और लेंथ डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। ऐसे ही अगर एरिया इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, एरिया डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड है, दोनों को कंबाइन करेंगे तो R प्रोपोर्शनल टू L/A आ जाएगा। अब ये प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो फिर एक कांस्टेंट आएगा, R इज इक्वल टू उसका नाम है रो L/A। अब यहाँ जो नई क्वांटिटी आई है रो, इसे बोलते हैं रेजिस्टिविटी। अब ये रेजिस्टिविटी क्या चीज़ है, ये किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो तब से है जब से वो मटेरियल बना है। रेजिस्टिविटी एक टाइप का रेजिस्टेंस ही है, लेकिन हम इसे कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। हम रेजिस्टेंस को तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है जो तब से है जब से वो मटेरियल इस संसार में, इस यूनिवर्स में होता है। ठीक है, जैसे कि चार्ज, तो ऐसे ही रेजिस्टिविटी भी एक प्रॉपर्टी होती है। चलो, तो अब रेजिस्टिविटी है तो ठीक बात है। अब रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट होती है भैया ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या मिली हमें यहाँ से, ओम मीटर। चलो, तो ये रेजिस्टेंस की बातें थी, ये रेजिस्टिविटी की बातें थी, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ देख ली। अब एक चीज़ होती है कंडक्टिविटी, है ना। क्या चीज़ होती है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है, इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी क्या होती है, C इक्वल टू 1/ρ, मतलब इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। अगर हम रेजिस्टिविटी का उल्टा कर देते हैं तो कंडक्टिविटी मिल जाती है, तो इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो यहाँ तक बातें समझ में आई होप कि रेजिस्टेंस क्या चीज़ होता है, रेजिस्टिविटी क्या चीज़ होती है, और रेजिस्टेंस को कैसे इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। सो सिंपल। अब बात हम क्या करेंगे यहाँ से इसके बाद कि भाई रेजिस्टेंस क्या केवल लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, क्या रेजिस्टेंस का टेम्परेचर पे कोई फ़र्क पड़ता है, क्या टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पे कोई फ़र्क पड़ता है। मतलब अगर हम किसी कंडक्टर का या किसी मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज करें तो क्या रेजिस्टेंस पे कोई फ़र्क पड़ेगा, या डिक्रीज करें तो क्या रेजिस्टेंस पे कोई फ़र्क पड़ेगा। तो देखते हैं भैया, है ना। तो लिखते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है ये देखना है हमें। ठीक है, अब हमारे पास तीन टाइप के मटेरियल होते हैं, एक तो कंडक्टर, एक सेमीकंडक्टर और एक अलॉय, है ना। तो इन तीनों पे देखेंगे। नंबर फर्स्ट की बात करते हैं किसकी, कंडक्टर्स की। कंडक्टर क्या होते हैं भैया, कंडक्टर क्या होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, कंसिस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इन पे फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत मात्रा में होते हैं, इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं कि इनमें करंट इजीली फ्लो हो जाती है। ठीक है, अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है रेजिस्टेंस पे, टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखो हम यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं, जो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू m/n² टॉ, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R/mL/n² टॉ इंटू ए। ठीक, अब मान लो हमारे पास कोई कंडक्टर है, ये है वो कंडक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन कई सारी मात्रा में, हमने इसके नीचे आग लगा दी तो बर्न होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या क्या चीज़ बदलेगी देखो ज़रा। रेजिस्टिविटी से स्टार्ट करते हैं। क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बदलेगा टेम्परेचर बढ़ाने से, नहीं बदलेगा। क्या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बदलेगा टेम्परेचर बढ़ाने से, नहीं बदलेगा। क्या इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बदलेगा टेम्परेचर बढ़ाने से, नहीं बदलेगा। क्या रिलैक्सेशन टाइम बदलेगा, यस रिलैक्सेशन टाइम बदलेगा। रिलैक्सेशन टाइम कैसे बदलेगा, अब इलेक्ट्रॉन रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, नंबर ऑफ सक्सेसिव कोलिजन, मतलब टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन। मान लो टेम्परेचर बढ़ाने से पहले इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में एक बार टक्कर लगा रहे थे, अब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इलेक्ट्रॉनों को क्या मिली, एनर्जी मिली, हीट, थर्मल एनर्जी। अब थर्मल एनर्जी मिली तो वो तेज़ी से घूमने लगेंगे और तेज़ी से टक्कर होने लगेगी, तो टक्कर जल्दी होगी। जब जल्दी होगी तो टाइम लगेगा कम। अब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम घटता है, तो मतलब एज टेम्परेचर इंक्रीज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज,
रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो रजिस्टिविटी क्या होगी, रजिस्टिविटी इंक्रीज, और रजिस्टिविटी इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। बस यही बात, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। और अगर ग्राफ बनाना हो रजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में, तो देखो ये टेम्परेचर हुआ और ये रजिस्टिविटी हुई, तो रजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ जो बनेगा वो बड़ा सिंपल सा बनेगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो कंडक्टर का एग्जाम्पल अगर हम लिखे, एग्जाम्पल के तौर पे कॉपर, आयरन, है ना, और गोल्ड, या एयू कह सकते हैं गोल्ड को, सिल्वर कह सकते हैं एजी, ये सारे क्या चीज़ें एग्जाम्पल्स है किसके, कंडक्टर्स के। सेकंड की अगर हम बात करें यहाँ, तो सेमी कंडक्टर्स की बात करते हैं, सेमी कंडक्टर्स। तो देखो सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन तो होते हैं और जिनके अंदर करंट तो फ्लो हो सकती है, लेकिन कुछ शर्तों पे, मतलब इलेक्ट्रॉन को फ्री कर सकते हैं हम, सेमीकंडक्टर में बाउंड होते हैं, है ना, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, लेकिन हम इन्हें फ्री कर सकते हैं इनके अंदर कुछ डोपिंग कर दी जाए, तो कुछ शर्तों पे करंट फ्लो हो जाएगी यहाँ। तो लिखेंगे करंट कैन फ्लो, करंट कैन फ्लो बट ऑन सम कंडीशन, ठीक है। अब हुआ क्या, रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो वही, फिर हमने कंडक्टर लिया, उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया। अब ये सेमी कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर का जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होगा, नहीं। क्या इलेक्ट्रॉन पे चार्ज चेंज होगा, नहीं। क्या रिलैक्सेशन टाइम चेंज होगा, नहीं। रिलैक्सेशन टाइम यहाँ कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखता, क्यों, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की टक्कर के बीच का टाइम। अब जब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इसके अंदर, इसके अंदर सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन तो बाउंडेड है कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, तो पहले तो हमें बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, बॉन्ड टूटने के बाद टक्कर होगी, तो पहली चीज क्या आएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ना कि रिलैक्सेशन टाइम, तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, यानी एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, सेमीकंडक्टर की बात चल रही है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो रजिस्टिविटी के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो मतलब रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, और अगर रजिस्टिविटी डिक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बस ये है बात, मतलब कंडक्टर के केस में तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ रहा था, और सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घट रहा है ना। तो ये बातें याद रखनी इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ देखो ग्राफ अगर हम बनाएं इसका यहाँ, तो ये रजिस्टिविटी हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। और अगर हम बात करें किसकी, ग्राफ की, तो कुछ इस तरह से रजिस्टिविटी मैक्सिमम है, टेम्परेचर बढ़ाने रेजिस्टेंस घटता जाएगा, तो इस तरह से ग्राफ आ जाता है इसका, किसका, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का, ठीक है, सेमीकंडक्टर मटेरियल का। तो ये तीन चीज़ें हमने, दो चीज़ें हमने पढ़ी। अब जो थर्ड चीज़, जो लास्ट चीज़ बचती है, वो चीज़ क्या है, अलॉय। अलॉय पे क्या फ़र्क पड़ता है, देखो अलॉय क्या होती है, मिक्सचर ऑफ कंडक्टर्स, मिक्सचर ऑफ मैनी, है ना, ओर्स का मिक्सचर होता है, कई सारे मटेरियल का मिक्सचर होता है, वो अलॉय होती है। अब अलॉय पे, अच्छा सेमीकंडक्टर का एग्जांपल हमने लिखा नहीं, सेमीकंडक्टर का एग्जांपल होता है जैसे सिलिकॉन हुआ, आर्सेनिक हुआ, जर्मीनियम आर्सेनिक, गैलियम आर्सेनिक हुआ, ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो सोलर पैनल बनाने में यूज़ किए जाते हैं, पता होगा आपको। थर्ड की बात करते हैं अलॉय की, तो अलॉय पे क्या फ़र्क पड़ता है टेम्परेचर का, तो अलॉय की अगर हम बात करें यहाँ, तो अलॉय मिक्सचर है, अगर ये मिक्सचर है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर अलॉय के रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होता है, ना ही रिलैक्सेशन टाइम चेंज होता है, क्योंकि इसके अंदर कई सारे इलेक्ट्रॉन है, मिक्सचर है, अलग अलग मटेरियल का मिक्सचर है ये, है ना। तो कोई चीज़ बढ़ती है तो कोई चीज़ वहीं की वहीं घट जाती है, तो मतलब हर चीज़ कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट रहने की वजह से टेम्परेचर का अलॉय पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं अलॉय का, तो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी क्या रहती है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, ऑलमोस्ट क्या रहती है, कांस्टेंट। और अगर कांस्टेंट रहती है तो बस, तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका, एग्जाम्पल के तौर पे देखो पहले, जैसे कि क्या, कांस्टेंटन एक अलॉय है, जैसे कि मैंगनीन एक अलॉय है, जैसे कि नाइक्रोम एक अलॉय है, इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता टेम्परेचर का। तो यहाँ अगर हम इसके ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो टेम्परेचर ये हुआ, रजिस्टिविटी होगा, ग्राफ कुछ ऐसे आता है, बिल्कुल कांस्टेंट टाइप का, है ना, क्योंकि फ़र्क ही नहीं पड़ रहा टेम्परेचर का। तो भैया ये बातें थी टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी के, सारी चीज़ें हमने सीखी आज। कोई दिक्कत किसी को हुई हो तो बता दीजिए यहाँ। अब इन रेजिस्टेंस को क्या किया जा सकता है, कंबाइन किया जा सकता है पैरेलल में और सीरीज में। रेजिस्टेंस को कैसे कंबाइन किया जाता है, दो
टाइप के कॉम्बिनेशन में कंबाइन किया जा सकता है। नंबर फर्स्ट कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन, नंबर सेकंड कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन वैसे तो सिलेबस से निकल चुके हैं, लेकिन मैं इनका न्यूमेरिकल आ सकता है, क्योंकि न्यूमेरिकल तो कैसे भी आ जाएगा ना मिक्सर, एक रजिस्टेंस जोड़ देगा कहीं एल, मतलब इंडक्टर के पास रजिस्टेंस जोड़ के दे सकता है, कैपेसिटर के पास रजिस्टेंस जोड़ के दे सकता है। सेकंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में वहाँ थोड़ी वो कुछ हुआ है। तो बात यही है, कॉम्बिनेशन और रजिस्टेंस का तुम्हें मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, केवल फॉर्मूला याद रखो। सीरीज़ के लिए, सीरीज़ कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें, सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए जो आर इक्विवेलेंट होता है वो होता है R1 + R2, है ना। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो आर इक्विवेलेंट होता है वो होता है 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2। ये कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये कॉम्बिनेशन की बातें थी। अब अगर हमें मान लो कोई वायर स्ट्रेच कर दिया, है ना, किसी वायर की लेंथ क्या कर दी, मान लो रजिस्टेंस या रजिस्टिविटी पूछ दी, इस फॉर्मूले से R = ρL/A। अब किसी वायर की लेंथ क्या कर दी, n टाइम बढ़ा दी। किसी वायर की लेंथ जैसे L है और एरिया है, अब इसे स्ट्रेच करके इसकी लेंथ को क्या कर दिया गया, n टाइम इंक्रीज कर दिया, NL कर दिया। तो रजिस्टेंस जो होगा ना पता न्यू वाला, वो कैसा हो जाएगा पता है तुम्हें, n² रजिस्टेंस ऑफ ओल्ड, मतलब जितने टाइम्स लेंथ बढ़ाई है उसका स्क्वायर कर दो। जैसे किसी वायर की लेंथ दुगनी कर दी तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स हो जाएगा रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो यहाँ रेजिस्टेंसेस की बात थी, रेजिस्टेंस इस चैप्टर का मेन सार है। इसके बाद हम बात करेंगे टर्मिनल वोल्टेज, EMF, VF सारी बातें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखो जरा। तो खैर हमने देखी चीज़ें सारी की सारी रेजिस्टेंस की, है ना। अब हमने अभी पढ़ा था टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हमने सारी, वो एक टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, सारी चीज़ें देखी। अब कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ रहा था और सेमी कंडक्टर के केस में घट रहा था। तो रेजिस्टेंस कितना बढ़ा कितना घटा कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ ए वायर। मतलब जब वायर को हीट करेंगे तो थोड़ा बहुत एक्सपेंड तो होगा ना, उसके लेंथ पे थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट तो आएगा ना, आएगा। उसे बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट, उसे डिनोट करते हैं अल्फा से। और फॉर्मूला बनता है देखो क्या, R फाइनल = R इनिशियल 1 + के अल्फा डेल्टा T। ये सिंपल फॉर्मूला है। ये फाइनल रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने के बाद, ये इनिशियल रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से पहले, अल्फा थर्मल कॉफिशिएंट और टेम्परेचर डिफरेंस है। मतलब R फाइनल माइनस R इनिशियल = R0 अल्फा क्या हो जाएगा, T फाइनल माइनस T इनिशियल, या T0 कह दो उसे, है ना। तो लिखेंगे वेयर R फाइनल क्या है, रेजिस्टेंस आफ्टर टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज जो भी है, और R0 क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस, और T फाइनल टेम्परेचर इनिशियल, अल्फा है मेन चीज़ क्या है, थर्मल कॉफिशिएंट, थर्मल कॉफिशिएंट मतलब जब वायर एक्सपेंड होगा, या कॉफिशिएंट और लीनियर एक्सपेंशन की भी कह सकते हैं, इसे कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। ट्रेन की पटरी देखिए ना, ट्रेन की पटरियाँ जो होती है वो कैसी होती है, गर्मियों में उनके बीच में थोड़ा गैप छोड़ा जाता है, क्यों, गर्मियों में एक्सपेंड हो जाती है क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से वो एक्सपेंड हो जाती है, तो खाली जगह भर जाती है। अगर जगह ना छोड़ी जाए तो वो उखड़ सकती है ना, दुर्घटना हो सकती है यार कुछ भी। तो ये बातें थी, है ना। तो खैर यहाँ ये बातें थी टेम्परेचर कॉफिशिएंट की, जो हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ से। एक रिलेशन होता है हमारे पास, रिलेशन किस किस के बीच में, करंट डेंसिटी में और किस में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो होता है J = सिग्मा × वेक्टर E। ये क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, J है कांस्टेंट। अब बात ये है, इसे ओम्स लॉ के इक्विवेलेंट माना गया है, क्योंकि V = क्या होता है यार, V = क्या होता है, I × R। तो ये इक्विवेलेंट टू ओम्स लॉ है, मॉडिफाइड ओम्स लॉ कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, मॉडिफाइड ओम्स लॉ। तो ठीक बातें थी ये सारी की सारी, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं यहाँ। अब एक चीज़ आती है सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, सुपर कंडक्टिविटी देखो, सुपर कंडक्टिविटी का, जब किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बहुत कम कर दिया जाए तो उसका रेजिस्टेंस 0 हो जाता है। अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर हम एक सर्टेन पॉइंट से नीचे कर दे
तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो जीरो। कितनी बढ़िया बात है। मतलब हमें ऐसे कंडक्टर मिल जाएंगे जिनका रेजिस्टेंस ही नहीं है कुछ, उनका रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा। और अगर रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो करंट का तो लॉस ही नहीं होगा बाबू, करंट का तो कोई लॉस ही नहीं हो सकता भाई साहब। करंट का लॉस हो गया तो बेकार है फिर तो सुपर कंडक्टिविटी अचीव नहीं की जा सकती। लेकिन जल्दी से सुपर कंडक्टिविटी अचीव करने के लिए सर्टेन टेम्परेचर से नीचे जाना पड़ता है, इतना कोल्ड करना पड़ता है कि बस बहुत ही ज़्यादा खर्चा आता है इसमें। हालांकि कुछ सुपर कंडक्टर्स मटेरियल होते हैं जो मोबाइल में भी यूज़ किए जाते हैं, और जितने की वो होते हैं ना बुलेट ट्रेन, वहाँ सुपर कंडक्टर यूज़ किए जाते हैं, है ना। और रॉकेट्स में जो ऊपर जाते हैं स्पेस में, वहाँ सुपर कंडक्टर्स यूज़ किए जाते हैं जिससे वहाँ रजिस्टेंस मिनिमम किया जा सके। तो टेम्परेचर क्या कर सकते हैं, इट इज़ ए प्रॉपर्टी of metal which achieve when we decrease the temperature of conductor below to a certain point, below to the certain point, then its resistance क्या हो जाता है, resistance becomes zero, रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है भैया। तो ये बातें थी हमारे पास सारी के सारी कंडक्टिविटी के, सुपर कंडक्टिविटी के, सब चीज़, है ना। खैर आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर को टाइम वेस्ट ना करते हुए, ठीक है। तो जैसे कि अब आगे बात करी हमने, तो जब रेजिस्टेंस किसी वायर में करंट फ्लो होती है तो वहां रेजिस्टेंस आता ही आता है। जब रेजिस्टेंस आता है तो वायर गर्म हो जाता है। मतलब ये जो करंट है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट में कन्वर्ट हो जाती है। हीट में कन्वर्ट हो जाती है मतलब वो हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी है और इलेक्ट्रिकल पावर कितनी आ जाती है, इसे हमें कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल हीट इन ए सर्किट, है ना। तो ये लिखेंगे इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल हीट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर कैसे की जाती है। देखो भैया यहाँ बात, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, तो मान लो हमारे पास एक कोई रेजिस्टेंस है, ये इस तरह का रेजिस्टेंस है ना। इसमें करंट फ्लो करा दी I, इसका रेजिस्टेंस है R। तो कुछ टाइम के लिए, सर्टेन टाइम के लिए हमने करंट फ्लो करा, कितना टाइम निकल गया, T टाइम निकला। तो जो यहाँ हीट डेवलप होगी वो होगी H इज इक्वल टू, हीट जो होती है वो होगी H इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू T। ये पहला फॉर्मूला बना हीट का। दूसरा फॉर्मूला होता है हीट का H इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। और तीसरा फॉर्मूला होता है हीट का H इज इक्वल टू क्या हो जाता है, VI इंटू T। और V क्या चीज़ है, पोटेंशियल, I का चीज़ है करंट, R का चीज़ है रेजिस्टेंस। अगर हम यूनिट की बात करें इसकी, तो यूनिट होती है जूल। क्या यूनिट होगी, जूल। या इसकी एक यूनिट होती है और दूसरी यूनिट होती है क्या, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर में कितनी यूनिट होती है, किलोवाट आवर में यूनिट होते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 5 यूनिट्स होती है। एक किलोवाट आवर में कितनी जूल होती है, इतने जूल हीट होती है। एक किलोवाट में आवर में कितने जूल हीट होती है, इतने जूल हीट होती है भैया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं यहाँ पे, या इसे ठीक, चलो। और एक किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, देखो यहाँ एक किलोवाट मतलब 1000, और किलोवाट आवर को सेकंड में कन्वर्ट करो 3600, तो ये क्या हो जाएगा, जूल। मतलब अगर हम इसको लिखें तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल हमारे पास क्या हो जाती है, 1 किलोवाट के बराबर हीट डेवलप। 1 किलोवाट हीट किसके बराबर होती है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर। तो ये बातें थी। अब यहीं पे अगर हम पावर की बात करें तो पावर को डिनोट करते हैं P से। पावर इज इक्वल टू फॉर्मूला T हटा दो सब में से, I स्क्वायर R बन जाएगा, और दूसरा बन जाएगा क्या, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। और तीसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, I इज पावर इज इक्वल टू V इंटू I। और अगर हम यूनिट पूछे पावर की, यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाती है पावर की जूल पर सेकंड हो जाती है। और क्या हो जाती है, और हो जाती है वाट, जूल पर सेकंड या वाट। तो वाट भैया पावर है हमारी, किसी की वाट मत लगा देना, बस पावर की यूनिट ये होती है क्या, वाट। तो इसकी हेल्प से हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 किलोवाट आवर में भी कन्वर्ट की जा सकती है। और 1 किलोवाट आवर कितने जूल के इक्वल होता है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के इक्वल। अब यहाँ पे हमारे इस चैप्टर का एक पड़ाव खत्म हो जाता है। अब दूसरा पड़ाव स्टार्ट होता है जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना, और टर्मिनल वोल्टेज, और बैटरी और सेल
ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, फिर किरचॉफ लॉ के पास चलेंगे और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ेंगे। उसके बाद अपना इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जैसे कि पोटेंशियोमीटर है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं और चैप्टर को विराम देने वाले हैं। तो देखो भैया बात करते हैं हम किसकी, बैटरी सेल ईएमएफ। देखो क्या बात करते हैं यहाँ, बैटरी सेल ईएमएफ किस किस की, बैटरी, देखो सेल है पहली तो सेल कोमा बैटरी, बैटरी कोमा ईएमएफ कोमा टर्मिनल वोल्टेज कोमा इंटरनल रेजिस्टेंस। ये 5 चीजें। तो पहली हेडिंग लगाते हैं सेल की। सेल क्या चीज होती है भैया, है ना, विच गिव्स एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देता है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन नहीं बनाता, इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी देता है सेल, है ना। विच गिव्स एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन, विच गिव्स एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को क्या देता है भैया, एनर्जी देता है। सिंबल क्या होता है, ये इसका सिंबल है सेल का, ये बनाया हमने सेल, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। दूसरी बात करें अगर हम बैटरी की, तो बैटरी क्या चीज होती है, बैटरी होती है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। क्या चीज होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की अगर हम बात करें यहाँ, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल तो क्या कहते हैं, ऐसे ये क्या चीज बन जाती है, बैटरी बन जाती है। चलो भाई बात करते हैं तीसरी ईएमएफ। देखो ईएमएफ क्या चीज है, बाजार जाते हो, बाजार से सेल खरीद के लाते हो बैटरी के, घड़ी का, जो बैटरी का एवरेज सेल है उस पर लिखा होता है कि 5 वोल्ट, मतलब वो पोटेंशियल जो विदाउट इंटरनल रेजिस्टेंस काउंट किए जाते हैं, है ना, वो पोटेंशियल विदाउट इंटरनल रेजिस्टेंस, जब हम उस सेल में कोई करंट फ्लो नहीं कराते तो उस सेल के वोल्टेज जो रहते हैं उस टाइम वो मैक्सिमम रहते हैं, उन्हें ईएमएफ कहते हैं। जो सेल बैटरी का खरीद के लाते हो ना, उस पर लिखा है 5 वोल्ट सेल, 2 वोल्ट सेल, 3 वोल्ट सेल, मतलब उसका ईएमएफ लिखा होता है। क्योंकि जैसे तुम उसमें करंट फ्लो कराओगे तो सेल का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, कुछ करंट वो रेजिस्टेंस खा लेता है। तो 2 वोल्ट के सेल से 2 वोल्ट का बल्ब नहीं जला सकते, या 5 वोल्ट के सेल से 5 वोल्ट वाला बल्ब नहीं जला सकते। क्यों? क्योंकि कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का भी होता है जो वो खाता है। तो इसलिए जो बाहर जो पोटेंशियल लिखे होते हैं उसका नाम है ईएमएफ। मतलब अगर हम डिफाइन करें इसे, तो जो पोटेंशियल ईएमएफ का फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ के फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन एक टाइप का पोटेंशियल होता है, एक टाइप का क्या होता है, पोटेंशियल। और ये पोटेंशियल वो पोटेंशियल है कि जब किसी सर्किट में कोई करंट फ्लो ना की जाए तब के वोल्टेज ईएमएफ बन जाते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे, पोटेंशियल इन ओपन सर्किट मतलब जैसे सर्किट में कोई करंट नहीं है। जैसे कि मान लो यहाँ अगर हम बात करें, ये कोई सेल है, ये एक सेल है भैया हमारे पास, ये एक सेल है, इस तरह का एक सेल है, ये हमारे पास सेल, ये बना, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल हुआ, ये नेगेटिव टर्मिनल हुआ। तो ईएमएफ क्या है सेल का, विदाउट कंसीडरिंग द करंट। तो ईएमएफ 5 वोल्ट, क्योंकि इस टाइम हमने नो करंट ड्रॉन, क्या लिखेंगे, नो करंट ड्रॉन। जब इसमें से कोई करंट ड्रॉ ना की गई तब नो करंट ड्रॉन, जब कोई करंट ड्रॉ ना की गई हो तब के जो पोटेंशियल होते हैं उन्हें बोलते हैं ईएमएफ। मतलब ओपन सर्किट, है ना, पोटेंशियल इन ओपन सर्किट, क्योंकि करंट है ही नहीं तो ओपन सर्किट हो जाएगा ये। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं किसकी, ईएमएफ के बाद किसकी बात करते हैं भैया, चौथी चीज आती है हमारे पास, क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सेल। और भैया सेल जिस चीज का बना हुआ है उसका भी तो अपना रेजिस्टेंस होता होगा। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सेल, देखो ईएमएफ को डिनोट करते हैं ई से और इंटरनल रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। तो क्या है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सेल, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सेल, ठीक है। तो जैसे कि मान लो अगर हम यहाँ सर्किट बनाए तो ऐसा होता है, देखो सेल ये है और सेल का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस, ये पूरे सेल की एक यूनिट है जिसका नाम है सेल। अब इसे कहते हैं हम ईएमएफ ई, और इसे कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस आर। तो एक यूनिट बनती है पूरी जिसे बोलते हैं सेल, और सेल के साथ ही क्या होता है, अपना इंटरनल रेजिस्टेंस। बात करते हैं किसकी, टर्मिनल वोल्टेज की। देखो टर्मिनल वोल्टेज क्या होते हैं, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, अरे वही सेल के एंड से जो वोल्टेज खींच जाते हैं ना, ये टर्मिनल है ना सेल के, इससे जो वोल्टेज, मतलब अब वही बात है, पोटेंशियल इन क्लोज सर्किट। अब सर्किट को क्लोज कर दो, जब क्लोज कर देंगे तो करंट फ्लो होगी, तो वहां जो पोटेंशियल मिलेंगे तो लिखेंगे पोटेंशियल इन क्लोज सर्किट। और क्या लिख सकते हैं, और पोटेंशियल मेजर्ड एट टर्मिनल ऑफ सेल। जैसे कि मान लो ये हमारे पास सेल है, ये है वो सेल, ये है ना, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। यहां पे हमने बल्ब लगाया है, कैसे, ये लगा दिया बल्ब,
तो ये जो वोल्टेज है यहाँ से यहाँ तक की यह है टर्मिनल वोल्टेज टीवी। ठीक, बल्ब का रजिस्टेंस मान लो आर है और सेल का अपना एक इंटरनल रजिस्टेंस होगा, सेल का अपना एक इंटरनल रजिस्टेंस होगा, स्मॉल आर कह दो उसे। तो टर्मिनल वोल्टेज में और ईएमएफ में एक रिलेशन होता है। अब तुम यहाँ तक तो समझ गए होंगे कि टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ में कौन बड़ा है। देखो भाई, ईएमएफ तो विदाउट ड्रॉन है करंट, जब करंट खींची नहीं गई तो मैक्सिमम वोल्टेज होगा ये तो। उसके बाद जैसे करंट खींचेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ होगा जो थोड़ा करंट खाएगा, जिसके वजह से वहाँ थोड़ा सा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, चाहे वो 0.5 वोल्ट ही हो। तो टर्मिनल वोल्टेज कितना रहेगा? 4.5। अरे ईएमएफ 5 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस ने कितने वोल्टेज खा लिया? 0.5 वोल्ट, तो बचे कितने? 4.5, वही टर्मिनल वोल्टेज है। तो यहाँ मिले। तो अगर हम रिलेशन लिखे यहाँ, है ना, रिलेशन बिटवीन टीवी एंड ईएमएफ, तो देखो क्या हो जाएगा। दो कंडीशन है। नंबर फर्स्ट, व्हेन बैटरी वर्क एज सोर्स। बैटरी सोर्स मतलब करंट बैटरी से मिल रही। जब करंट बैटरी से मिल रही है तो बैटरी का ईएमएफ कितना, देखो ईएमएफ है ई, और ईएमएफ कितना कम है टर्मिनल वोल्टेज से? टर्मिनल वोल्टेज से ईएमएफ उतना कम है जितना इंटरनल रेजिस्टेंस ने खाया। ठीक बात है। तो E इज इक्वल टू वी में से क्या घटा दो? माइनस आई, नहीं ईएमएफ तो बड़ा है ना टर्मिनल वोल्टेज से, तो कितना बड़ा है? टर्मिनल वोल्टेज में इंटरनल रेजिस्टेंस के वोल्टेज जोड़ दो, E इंटू आर, ये बन जाएगा हमारे पास। क्या बन गया हमारे पास? ईएमएफ। और अगर हमें ऐसे करंट निकालनी हो, देखो E इज इक्वल टू क्या होता है? V इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू आर और प्लस I इंटू स्मॉल आर। तो अगर हमें ऐसे करंट निकालनी है I, तो वो क्या हो जाएगा? E अपॉन आर प्लस आर। तो ये हमारे पास मिल जाएगा क्या? करंट इन ए सर्किट विद मेजरिंग द इंटरनल, विद कंसीडरिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। ये टर्मिनल वोल्टेज होते हैं टीवी, सही है। अब बैटरी अगर सिंक की तरह बिहेव करे, मतलब बैटरी ये क्या है? बैटरी क्या हो रही है? डिस्चार्जिंग। ये बैटरी क्या हो रही है? डिस्चार्जिंग। जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, बैटरी करंट, अब बैटरी करंट ले रही है, बैटरी चार्ज हो रही है। व्हेन बैटरी वर्क एज ए सिंक, व्हेन बैटरी वर्क एज सिंक मतलब क्या होगा? चार्जिंग। जब बैटरी चार्ज हो रही है, जब चार्ज हो रही है तो उल्टा होता है, ईएमएफ छोटा होता है, टर्मिनल वोल्टेज बड़े होते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा E इज इक्वल टू वी माइनस आई इंटू आर, या E इज इक्वल टू आई इंटू आर माइनस आई इंटू आर, या I की वैल्यू हो जाएगी E अपॉन आर माइनस आर। तो यहाँ से ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है भैया हमारा सारा सिस्टम ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं यहाँ तक। ठीक है, अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की। सेल को कंबाइन कैसे जाए? तो सेल को भी दो तरीके से कंबाइन किया जा सकता है, पैरेलल और सीरीज। सिंपल सी बात है। कैसे कंबाइन किया जा सकता है? पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइन किया जाता है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की अगर हम बात करें, उसके बाद किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल किसकी बात करते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की बात करते हैं भैया। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तो दो टाइप का कॉम्बिनेशन होते हैं हम जानते हैं। नंबर फर्स्ट कैसा कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में देखो जरा, मान लो दो सेल हमारे पास, यहाँ ये रहा, ये ऐसे, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ, एक सेल ये रहा ऐसे, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ, इसका ईएमएफ E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, ईएमएफ E2, रेजिस्टेंस R2। तो जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वो होता है क्या? E1 प्लस E2, और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा R इक्विवेलेंट वो हो जाएगा क्या? R1 प्लस R2। और अगर हमें इक्वेशन लिखनी है तो वो इक्वेशन हो जाएगी E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट, है ना। ये इक्वेशन होती है भैया। कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं यहाँ पे, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं यहाँ प्लस होगा। ठीक, चलो भाई, तो यहाँ पे इक्वेशन हुआ करती है। तो अगर अब पोलैरिटी सेम होनी चाहिए, पोलैरिटी सेम है तो प्लस है। अगर पोलैरिटी अलग हो जाए, जैसे कि यहाँ एक पॉजिटिव है निगेटिव, और अगला वाला सेल क्या है? पहले निगेटिव बाद में पॉजिटिव, इस तरह से है। तो कैसे लिखेंगे? E1 हुआ, ये R1 हुआ, ये E2 हुआ, ये R2 हुआ। तो E इक्विवेलेंट पता है क्या हो जाएगा? E इक्विवेलेंट होगा, पॉजिटिव वाला तो प्लस लिया जाएगा और निगेटिव वाला माइनस लिया जाएगा। लेकिन R इक्विवेलेंट जो होगा वो R1 प्लस R2 ही रहेगा, कभी इसे माइनस कर दो। अरे रेजिस्टेंस तो निगेटिव ही नहीं हो सकता बाबूजी। ठीक है, मुझे पता था घूमने से दिक्कत हो सकती है। ठीक है, चलो, तो ठीक है। हाँ, तो ऐसे क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट इक्वल टू R प्लस R2, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात है। अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें, यहीं पे पैरेलल
कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें यहाँ सेकंड पार्ट में, है ना, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए कैसे करते हैं हम, यहाँ देखो, यहाँ जैसे कि मान लो ये है हमारे पास ये, और यहाँ पे ये, और यहीं पर हमने ऐसे किया, यहाँ पे ये कर दिया, ये पैरेलली कंबाइन हो गए, एक एक्सटर्नल सोर्स से जोड़ देंगे, तो E1 हुआ यहाँ, R1 हुआ यहाँ, E2 हुआ यहाँ, R2 हुआ यहाँ। तो जो E इक्विवेलेंट आता है वो आता है E इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, और नीचे क्या आ जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। और R इक्विवेलेंट तुम जानते हो ये सीरीज पैरेलल है, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो ऐसे हम आराम से क्या कर सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट ये में फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि इसके कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के बाद जो बात आती है वो होती है बहुत इंपॉर्टेंट लॉ की, जिनका नाम है किरचॉफ लॉ। अब किरचॉफ लॉ क्या होता है, किरचॉफ लॉ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने के लिए बनाए गए थे। किरचॉफ साहब ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, उन्होंने क्या देखा कि वो जब बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होते हैं तो वहाँ करंट और वोल्टेज निकालने में दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने 2 लॉ दिए अपने, है ना, जिन्हें बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ साहब ने 2 लॉ दिए। नंबर फर्स्ट, पहले लॉ को बोलते हैं क्या, KCL, करंट, किरचॉफ करंट लॉ, है ना। किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है, द सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटपुट एट द नोड, किसी जंक्शन पे, इसे जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ मतलब तारों का जंक्शन होगा, ऐसे 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 ऐसे, ये नोड है। तो यहाँ करंट मान लो आ रही है I1, यहाँ आ रही है I2, और यहाँ आ रही है I3, और वहाँ से जा रही है I4, और वहाँ से जा रही है I5। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ क्या करता है किरचॉफ ने, एट द नोड द अलजेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो आने वाली करंट जो नोड पे होगी उनका सम, मतलब I1 कौन कौन से आ रही है, देखो I1 I3 I2 जो आ रही है, आने वाली इक्वल टू जाने वाली, ये लगा दो यार, सिंपल सी बात है, इक्वल टू क्या, जाने वाली I4 प्लस I5। जितनी करंट आएगी उतनी ही करंट जाएगी डिवाइड होकर, क्या ना। तो ये लो जो बेस था, किस पे बेस था, चार्ज कंजर्वेटिव, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज के कंजर्वेशन पे बेस्ड लॉ है ये, ठीक है, जिसे बोलते हैं क्या, KCL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब बात करते वो किरचॉफ करंट लॉ, बात करते हैं KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या लूप लॉ बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, लूप लॉ। अब लूप लॉ में क्या कहा उन्होंने, किरचॉफ वोल्टेज लॉ में कहा गया द सम ऑफ टोटल वोल्टेज इन ए क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। किसी भी क्लोज लूप में सम ऑफ टोटल वोल्टेज जो होंगे इंक्लूडिंग रेजिस्टेंस, तो किसके इक्वल होंगे भैया, 0 के इक्वल होंगे, है ना। जैसे यहाँ करंट आई E आया यहाँ, और यहाँ रेजिस्टेंस आ रहा है, तो क्या कहा था उन्होंने, सम ऑफ टोटल वोल्टेज इंक्लूडिंग रेजिस्टेंस, मतलब I × R, रेजिस्टेंस का वोल्टेज भी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो ये किरचॉफ के सेकंड लॉ में कहा था, किसके लिए एप्लीकेबल है, क्लोज लूप के लिए। एप्लीकेबल किसके लिए है ये, क्लोज लूप के लिए, फॉर क्लोज लूप। और दूसरी चीज़ क्या चीज़ है, बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। ये एनर्जी तो अरे पोटेंशियल क्या है, एनर्जी का तो रूप है, वर्क डन टू टेकिंग इट एज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल। और वर्क डन क्या होता है, एनर्जी की फॉर्म है। तो क्या है, बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन पे वर्क करते हैं, और ये किस पे वर्क करते हैं, चार्ज कंजर्वेशन में, क्योंकि जितनी करंट है उतनी चलेगा, मतलब जितना चार्ज है उतना ही तो जाएगा, तो चार्ज कंजर्व है, यहाँ कांस्टेंट है। तो ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। यहाँ तो हमने केवल थ्योरेटिकल समझाया गया है, न्यूमेरिकल करेंगे, वन शॉट वीडियो आएगी न्यूमेरिकल की, उसमें 50, 60 या 100 न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं हम, वहाँ पे एक से एक न्यूमेरिकल करेंगे इसके, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वहाँ सिखाया भी जाए, सिखाया तो डिटेल वीडियो देखनी है यार, फिर भी मान लो दिक्कत आ रही है, डिटेल वीडियो देखनी है तो ऊपर आई वीडियो में क्लिक करके डिटेल वीडियो देख सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। सब पूरे चैप्टर के नोट्स पड़े हैं भाई, फुल लेंथ वीडियो, 1 घंटे के एक चैप्टर, एक टॉपिक को समझाया गया है बहुत डिटेल में, IIT JEE लेवल के डिटेल में। यहाँ तो टर्म 1 की तैयारी चल रही है, तो इसलिए हमें यहाँ जल्दी पढ़ाना पड़ रहा है, फॉर्मूले पे ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। तो 3 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर। 3 चीज़ें होती है क्या, मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर। पहली बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या चीज़ है, व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने अपना एक ब्रिज बनाया था 4 रजिस्टर्स को लेकर, जिनमें से एक अननोन रजिस्टर था, और उन्होंने बताया था कि अननोन रजिस्टर का रेजिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं अगर हम व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन अचीव कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि भैया एक इस तरह से बनाओ रजिस्टरों का गुच्छा, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है,
यहाँ बीच में गैल्वेनोमीटर लगाया, एक की लगा दी यहाँ, ठीक है। ये रेजिस्टेंस मान लो R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस R3 है और ये X है, अननोन रेजिस्टेंस, ये फाइंड करना है। तो अगर हम बैलेंस कंडीशन अचीव कर ले, इफ बैलेंस कंडीशन अचीव, बैलेंस कंडीशन अचीव्ड, अगर हमने बैलेंस कंडीशन अचीव कर ली तो अननोन रजिस्टर का रेजिस्टेंस निकालने का तरीका है ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, मतलब R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन X, या X की वैल्यू क्या हो जाएगी, अरे वो वाली X नहीं, ये वाली X, R3 R2 अपॉन R1। तो भैया ये हो जाएगा हमारे पास X की वैल्यू, मतलब अननोन रजिस्टर का रेजिस्टेंस ऐसे फाइंड किया जा सकता है अगर हमने बैलेंस कंडीशन अचीव कर दिया। बैलेंस कंडीशन कब अचीव होगी, जब इस वाले वायर में कोई भी करंट फ्लो ना हो, I 0 हो, I इज इक्वल टू 0, मतलब ब्रिज में अगर इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही तो अननोन रजिस्टर का रेजिस्टेंस फाइंड किया जा सकता था या किया जा सकता है। यही वीटी स्टोन साहब ने समझाया था। किस लिए यूज होता है, टू फाइंड अननोन रजिस्टर, टू फाइंड अननोन रजिस्टर, रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है भैया, ये होगी बात। अब दूसरा हमारा सर्किट है, उसका नाम है, दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं इसे। मीटर ब्रिज का क्या काम है भाई, मीटर ब्रिज का काम भी है वही अननोन रजिस्टर का रेजिस्टेंस फाइंड करना, लेकिन किसके प्रिंसिपल वर्क करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज के, है ना। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। होता कैसा है देखने में कुछ इस तरह का होता है, यहाँ कंडक्टिंग स्ट्रिप लगी होती है इस तरह की, पिक्चर में दिख रहा होगा शायद तुम्हें, यहाँ ये वायर लगा होता है इस तरह का, यहाँ से कनेक्ट करके गैल्वेनोमीटर होता है, यहाँ से इसके बाद जोकी होती है ऐसे, यहाँ लगा होता है रेजिस्टेंस, नॉन रेजिस्टेंस R, यहाँ लगा होता है नॉन रेजिस्टेंस X, ये जोकी होते हैं, इसकी लेंथ होती है L1 और टोटल लेंथ होती है कितनी, 100 माइनस L1, टोटल वायर 100 सेंटीमीटर का होता है। और अगर ये इसकी कंडीशन बैलेंस है, अगर हमने बैलेंस कंडीशन अचीव कर ली जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज के हिसाब से होगी, तो अगर बैलेंस कंडीशन है तो ये अपॉन ये R अपॉन L1 किसके इक्वल हो जाएगा, X अपॉन 100 माइनस L1। तो अननोन रजिस्टर फाइंड किया जाता है X इक्वल टू R इंटू 100 माइनस L1 अपॉन L1। तो ये हमारे पास क्या चीज़ है भैया, मीटर ब्रिज के बैलेंस कंडीशन की हेल्प से हम अननोन रजिस्टर का रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज साहब ने एक सर्किट बनाया था, इसका एप्लीकेशन किया गया मीटर ब्रिज बना करके। व्हीटस्टोन ब्रिज रियल में कुछ थोड़ा ही है, रियल में तो मीटर ब्रिज बना था व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए, और वहाँ से हमने नॉन रजिस्टर का रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया। यहाँ रेजिस्टेंस की कंपेयर भी किया जा सकता है, रेजिस्टेंस को मान लो ये हटा के दूसरा रेजिस्टेंस लगा दो, उनकी कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, मान लो दूसरा बैलेंस पॉइंट L2 पे मिलेगा, 100 माइनस L2 हो जाएगा, तो X1 अपॉन X2, यहाँ L2 L2 हो जाएगा बस, है ना। तो कंपेयर भी किया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है। अब जो लास्ट इंस्ट्रूमेंट बचा है हमारा उसका नाम है पोटेंशियोमीटर। तो देखो भैया पोटेंशियोमीटर, तो यह है लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर। थोड़ा लेंथी टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए सोच समझ के अच्छे से लिखना पड़ा जिससे कि अच्छे से समझाया जा सके। अब ये टॉपिक है जो कि इसकी डिटेल वीडियो पहले से पढ़ लिया है, बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, लेकिन फिर भी यहाँ पोटेंशियोमीटर का काम क्या है। देखो, इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कैन मेजर, जो क्या क्या मेजर कर सकता है। देखो, मेजर पोटेंशियल डिफरेंस एट ग्रेटर एक्यूरेसी, ये किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल या किसी भी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है ग्रेटर एक्यूरेसी में। तो सर वोल्टमीटर भी कैलकुलेट कर लेता है, वोल्टमीटर कैलकुलेट तो कर लेता है, लेकिन एक्यूरेसी इतनी हाई नहीं होती जितनी हाई इसकी एक्यूरेसी होगी, इसलिए यूजफुल है। उसके बाद कंपेयर ईएमएफ और टू सेल, दो सेल का ईएमएफ को कंपेयर कर सकता है कि किसका ईएमएफ ज़्यादा है किसका कम है। मेजर द ईएमएफ ऑफ सच सेल, सेल का ईएमएफ तक मेजर कर सकता है। वोल्टमीटर तो पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर करता है, ये ईएमएफ भी मेजर कर लेगा, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस को खत्म ही करके डायरेक्ट ईएमएफ मेजर करेगा। जब सेल बनाए जाते हैं ना तब इसका यूज़ किया जाता है, सेल बनाने में पोटेंशियोमीटर का यूज़ किया जाता है, वहाँ ईएमएफ मेजर करके तब उसके अकॉर्डिंग सेल बनाए जाते हैं। इसके बाद डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है ये तक डिटरमाइन करने के काम आता है। ठीक है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, पोटेंशियल डिफरेंस एनी टू पॉइंट ऑफ यूनिफॉर्म करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, मतलब किसी भी कंडक्टर के
अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उस कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब देखो 4 सेगमेंट है लेंथ के, ये 1 2 3 4, ये 100 सेंटीमीटर के होते हैं। तो जैसे जैसे हम जॉकी को इधर को मूव कराते जाते हैं तो पोटेंशियल घटता जाता है, क्योंकि लेंथ नहीं, पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता जाता है क्योंकि लेंथ बढ़ रही है। लेंथ बढ़ने के साथ साथ पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है। तो वही बात है V प्रोपोर्शनल टू L। और अगर 2 सेल है, 2 सेल का कंपेयर कैसे कर सकता है? 2 सेल के EMF को कंपेयर कर सकता है E1/E2 इक्वल टू L1/L2। L1 और L2 क्या? बैलेंसिंग लेंथ। पहला सेल लगा करके बैलेंसिंग लेंथ जहाँ मिली वो L1 और दूसरा सेल लगा के जो बैलेंसिंग लेंथ मिली वो L2। और बैटरी का EMF कंपेयर मेजर किया जा सकता है। EMF का फॉर्मूला R इज इक्वल टू कैपिटल R, जो बैटरी है L1/L2 -1, L1 L2 बैलेंसिंग लेंथ होती है। और जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है जो ये बताती है कि कितना पोटेंशियल घट रहा है या बढ़ रहा है, वो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ क्या होती है? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो भैया ये बात है, मतलब अगर हम यहाँ से वही बात करें V इक्वल टू प्रोपोर्शनल K इंटू L लिखे तो यहाँ से K की वैल्यू क्या आ जाएगी? V/L। और यही क्या चीज़ है? पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। तो उसके बाद तो ये पोटेंशियोमीटर का अपना वर्किंग थी। अब बात ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वाई पोटेंशियोमीटर इज मोर एक्यूरेट देन वोल्टमीटर। छोड़ो, तो भैया ये बातें थी सारी की सारी। तो अब ऐसी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब दबा देना, और भैया रानी की वीडियो को शेयर कर देना जितना ज़्यादा हो सके, जिससे कि सब बच्चों तक वीडियो पहुँचे। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है भाई, इतना तो कर ही सकते हो। ऑल द बेस्ट। कौन पट गया आज तो, सच्चा तो बात जैसे भूल गया।